जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं वक़ार गिलानी और जावेद रहमान। मेरे दोनों दोस्त आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे थोड़ी-सी हम मुल्की सूरत-ए-हाल पर तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त सियासी बहरान है, इसके यकीनन ख़ारजा पॉलिसी पर और मुल्क से बाहर हमारे जो ताल्लुकात हैं, उन पर असर पड़ता है और ख़ास तौर पर इस वक़्त जब ये जो सारा आजकल मामला चला हुआ है, ये शुरू भी एक ऐसे बहरान की नतीजे में हुआ था जब इमरान खान साहब ने खत लहराया और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका से साइफर आया है। उस साइफर के नतीजे में उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है। फिर उसी पूरी जो साजिशी मफरूज़ा है उसमें उनके दौरा रूस का भी बहुत तस्करा हुआ, तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा आज हम आज के हालात पर बात करना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अमेरिकी अखबारात में रिपोर्ट हुआ, कुछ लीक्स आई जो हमारी मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की हिना रब्बानी खर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से। फिर अमेरिका में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम थोड़ी सी बात करेंगे और उसका ताना बाना जोड़ने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनसे। तो आप दोनों का शुक्रिया वक्त देने के लिए। गिलानी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि सबसे लेटेस्ट इस वक्त यही है, ये जो 2 दिन पहले ये लीक्स आई हैं हिना रब्बानी खैर और शहबाज शरीफ के हवाले से, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान को कहाँ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए क्या खदशात हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि उसको आप थोड़ा सा करें कि वो लीक्स क्या हैं और फिर उस पर तबसरा भी करें कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस पूरे मामले में जो इम्कानात हैं वो क्या है। बहुत शुक्रिया वैस साहब। ये बड़ा एक आई थिंक अहम मौजू है जिस पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आपने मुझे दावत भी दी। लेकिन एक तो आज ये सारी वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर आई है जहाँ से ये सारा सिलसिला चला कि उसमें कुछ केबल्स, जिस तरह आपको पता है अमेरिकी स्टाइल है, केबल्स आती जाती हैं, वो केबल कोई एक रिलीज हुई है या लीक हुई है। तो उस केबल में जो हिना रब्बानी खार अब स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की, उनके हवाले से लिखा जा रहा है कि हमें जो चाइना की तरफ और रशिया की तरफ हमारा एक टिल्ट होना चाहिए अमेरिका से हट के। हम्म। तो उस पे एक ये इस तरह से हुआ। फिर एक कॉल भी कहते हैं लीक हुई है शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की, जिसमें वो बता रहे हैं कि जनाब अली, ये हमें रूस से जब हम तेल ले रहे हैं और इस वक्त में यूएन में जो वोटिंग होनी थी यूक्रेन की, तो उसमें हमें क्या स्टांस लेना चाहिए, हमें क्या न्यूट्रल रहना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान उसमें पहले भी न्यूट्रल ही रहा है, आपको याद होगा पहली दफ़ा भी जो करारदाद पेश हुई थी इमरान खान के दौर में। तो असल में ये मामला जो खारजा पॉलिसी का है वैसा, ये कई सालों से हम देख रहे हैं कि हम पब्लिकली इसमें कोई क्लैरिटी नहीं ला सके हैं। आपको याद होगा इवन जब वार ऑन टेरर थी, तो उसके बाद एक जंग, उसके बाद उसके हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चला इस खारजा पॉलिसी के हवाले से। फिर कई साल गुजरने के बाद उस जंग में जो हमारे की पार्टनर्स थे उन्होंने ही डबल गेम का इल्ज़ाम लगाया। फिर वो आते जाते बात उसामा बिन लादेन और फिर आगे कहाँ तक पहुंची, ये सारी तारीख का हिस्सा बन चुकी है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जब से सी पैक का मामला शुरू हुआ, तो अमेरिका के शुरू से रिजर्वेशंस थे कि हम चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। और जो आईएमएफ की कंडीशंस भी हैं वक्तन फ़वक्तन उस पर ये रिपोर्ट्स आती रहीं कि अगर आपने कर्जा लेना है तो आपको चाइना पे जो आप रिलायंस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से, लोन्स के हवाले से और दूसरी हेल्प के हवाले से, उसको कम से कम करना पड़ेगा। और उसकी बड़ी वजह ऑब्वियसली यही है कि चाइना और अमेरिका दो बड़े एक इकोनॉमिक राइवल्स हैं दुनिया में और दो मुख्तलिफ कैंप से हैं। तो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान शायद चाइना वाला कैंप जो है वो ज्वाइन ना करे। अब पाकिस्तान बदकिस्मती से हमें शुरू से ही चंद सालों से ऐसे लग रहा है कि उसमें कोई कन्फ्यूजन है। पहले एक कन्फ्यूजन इमरान खान साहब के दौर में थी, उस वक्त एक जमहूरी हुकूमत में हमने देखा कि बज़ाहिर ज़ाहिर है हम इसको जमहूरी हुकूमत ये कहेंगे दौर था, उसमें एक क्लैरिटी आई और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपना मुफाद देखेगा। अगर हमें चाइना से बेहतर मिलता है तो हम चाइना की तरफ जाएंगे, रशिया से भी अगर हमें कोई हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ते हैं उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलता है तो हम वो करेंगे। इवन के आपको याद होगा मोहित यूसुफ अमेरिका में बड़ा अरसा रहे हैं और जी। पाकिस्तान में इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उनके वो स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वो नुमाइंदे भी रहे हैं।
तो उसमें भी याद होगा कि उन्होंने भी कई दफ़ा बताया कि अमेरिका जो है, हम अमेरिका से बार बार कह रहे हैं कि आप हमसे खुली तिजारत करें, तिजारत के हवाले से बात करें, हमें एड की तरफ और हमें डिफरेंट कंडीशंस की तरफ ना लेके जाएं। तो ये जो सारी मामला जो केबल भी लीक हुई है, उसमें लग रहा है कि अभी तक हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं, हम चाह रहे हैं कि चाइना, चूँकि हम बहुत ज़्यादा उस पे रिलाय भी कर रहे हैं, अभी भी आपको पता है आईएमएफ ने जो किस्त नहीं दी है, अभी तक जो डिलेड चल रही है और मामला उसका अभी तक खटाई में है फिलहाल तक। उसमें भी चाइना ने दोबारा से जो रोल ओवर किए हैं $2 बिलियन पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स ने लोन्स दिए हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई है, आपको याद होगा, 58 आई थिंक बिलियन डॉलर की बात हो रही है कि ये जो बेल्ट रोड है उसको बहुत ज़्यादा सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड किया रेलवे जाएगा। का नेटवर्क या बनाना चाहता है चीन। एक तो ये हमारी एक कंफ्यूजन है, या हम इसको कह रहे हैं कि शायद जो हमारी डीप स्टेट है उसके पास तो क्लैरिटी होगी कि वो क्या है इसमें, वो कोई सिंगल गेम चाह रहे हैं, डबल गेम चाह रहे हैं, ट्रिपल गेम चाह रहे हैं, वी डोंट नो दैट। लेकिन पब्लिकली इसमें क्लैरिटी सी नजर पैक पर नहीं हम आती। आते हैं क्योंकि दूसरा उस पर भी बात हमारा करना पॉइंट है, उससे जरूरी आगे है। बात कर लें, आखिरी बात कर लूं कि इंडिया जी। का है, जिस पे हम हम्म। बाद में अगले हिस्से में इन बात इन करते इन हैं। सब इन सब दूसरा पर जो मेरा हमारा ख्याल है कि हम प्रॉब्लम है वो, बारी बारी बात करें तो बेहतर होगा, लेकिन मैं पहले इस गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। जावेद साहब, ये जो केबल्स की बात हो रही है, जो लीक्स की बात हो रही है यूक्रेन और रूस के हवाले से, ये तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ को नेगेट नहीं करती जिसमें वो कहते थे कि ये एक मुबैना तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका ने बड़े डॉलरों की बोरियां खोली हैं और ये उनकी मर्जी से चल रहे हैं ताकि हमें रूस से दूर कर सकें। अगर हुकूमत के अंदर ये गुफ्तगू हो रही है कि हमने रूस से भी लेना है और हम अमेरिका की मर्जी के मुताबिक यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकते, जो कि इन खुफिया लीक्स में सामने आया है, तो ये तो फिर इमरान खान साहब का पूरा बयानिया धड़ाम से नीचे आके गिर जाता है। वैसे सर बहुत शुक्रिया। वैसे खान साहब ने तो अपना बयानिया खुद धड़ाम से नीचे गिरा दिया था जब उन्होंने जहां से स्टार्ट लिया था खत लहरा के, और जिसको साजिश करार दिया था, और फिर कुछ अरसे बाद उनको महसूस हुआ, उन्होंने देखा कि मैंने जो क्या मैं गलती कर बैठा हूँ और जिस तरह से उनके ऊपर ये बात की जाती है कि वो यू टर्न्स बहुत लेते हैं, इस मामले में भी हमने यू टर्न देखा। और उन्होंने खुद इसका इतराफ किया। उन्होंने कहा कि वो जो खत, अगर ये देखें, अमेरिका से वो शुरू हुए कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत हुसैन हक्कानी, और अब जो मौजूदा सीएम है वहां आके ये ताने बाने और या कि ये कह सकते हैं कि तान आके यहाँ वो टूटी कि वो ये मौजूदा जो सीएम है पंजाब के, वो साजिश में इसमें शरीक थे उनकी हुकूमत गिराने में। मतलब कि क्या कहाँ से बात शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। और आपने कहा कि उनका बयानिया इस मामले में बिल्कुल आगे टूटता हुआ नजर आता है इस ऑडियो लीक के बाद। देखिए, ये जो लीक्स आ रही हैं उनके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स कहीं ना किसी एक पार्टी को मिलते हुए जरूर नजर आते हैं। जो लीक्स ये सामने ला रहे हैं वो भी बहुत, उनकी टाइमिंग और उनका अगर ये देखें बैलेंस, वो भी बहुत जबरदस्त है। वो कि कहाँ कौन सी किस वक्त क्या लीक जो है वो मार्केट में डालनी है, इसका अब आप हमें बताएंगे कि ये लीक्स लाता कौन है और सामने आती किस तरह से है। इसके लिए बाकी वैसे आपने जावेद साहब, जी इसके लिए जी अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। लेकिन गिलानी साहब ने एक और बात की थी, ये चाइना और सी पैक के हवाले से, ये जो $58 बिलियन का मंसूबा अब अनाउंस किया गया है कि पूरा एक रेल का नेटवर्क बनाया जाएगा साउथ ये सेंट्रल एशिया तक, पाकिस्तान से शुरू करके। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से कोई कैपेसिटी है या क्लैरिटी है? क्लैरिटी की बात भी बार बार की गिलानी साहब ने और बड़ी दुरुस्त की, क्योंकि हम तो अभी तक इसी लड़ाई से बाहर नहीं आए। मुल्क के अंदर एक पार्टी आती है तो वो कहती है कि इसने कश्मीर बेच दिया, इसने सी पैक का सौदा कर दिया, दूसरी आती है तो वो कहती है कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, ये तो इन्होंने किया था। अभी 2 साल के बाद जो है वो सी पैक दोबारा रिवाइव हुआ है स्लो डाउन होने के बाद। तो क्या हम ये डिमांड चीन पूरी कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, गिलानी साहब ने बिल्कुल ठीक जिस खदशे का इजहार किया वो बिल्कुल ठीक है।
एक हुकूमत आती है, वो IMF से कुछ और बात करती है, उनसे वादे वईद लेके आती है और उन्हें अपने टर्म्स एंड कंडीशन और रोड मैप उनके साथ तय कर लेती है। सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम वो हुकूमत चली गई। चलें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये जो नेशनल इंटरेस्ट या बड़े जो मंसूबे होती हैं, उनको चेंज नहीं किया जाता। उसके अंदर एक मैच्योरिटी होती है, उसको उसी खतूत के ऊपर चलाया जाता है। यहाँ तो हम क्या देखते हैं कि दूसरी हुकूमत कौन-सी आई, ये जो आपकी PDM की हुकूमत है, उसके अंदर 2 वज़ीरे जो खज़ाना हैं, उनके अलग-अलग बयानात हमारे सामने आते हैं, अलग पॉलिसीज़ सामने आती हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और कहते हुए नज़र आ रहे होते हैं और उनकी डील्स कुछ और नज़र आती हैं। इसहाक डार साहब आते हैं और उन्होंने पहला बयान क्या दागा था कि मैं जानता हूँ इनके साथ डील करना, IMF की बात कर रहा हूँ। और फिर जिस तरीके से उन्होंने डील किया, वो अभी तक हम देखते फिर रहे हैं कि कब डील होनी है, क्या नहीं डील होनी, और वो डील क्या, और वो डील के बाद जो महँगाई का होना और ना होना, दोनों सूरतों में महँगाई तो अपना लेके खड़े हैं ना कि महँगाई होनी है। आज भी बड़े, अगर हम देखें कि कल उन्होंने जो बात की कि मैं पेट्रोल की कीमतें मैंने नहीं बढ़ाई, बड़ा एहसान मतलब कि इस अवाम पे किया गया है, बाकी जो कीमतें बढ़ी हैं। बाकी गिलानी साहब ने जो जिस खदशे का इज़हार किया रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अ यही तसलसल ना होने की वजह से हम मार खा रहे हैं। हमें अब किसी न किसी स्टेज पर बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत अशद ज़रूरत है कि जो भी हुकूमत आएगी, इन खतूत को बिल्कुल नहीं छेड़ेगी, क्योंकि इसका असर आने वाले दौर पे पाकिस्तान पे पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को देखना होगा, थोड़ा-सा तो नेशनल इंटरेस्ट, थोड़ी-सी तो कौमियत का कहीं न कहीं हमें दिखाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो। अपने थोड़ा-सा पॉइंट स्कोरिंग से बाहर निकल कर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। हम अब दहाने पे आके खड़े हो गए हैं डिफ़ॉल्ट के, और ये बातें हमारे कानों तक जब पहुँच रही हैं और हमें अपने आने वाली नस्लों की फ़िक्र होना शुरू हो गई है, तो इसका इसका कसूरवार यही पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही है, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड हमें एक पॉलिसी रख लेनी चाहिए। उसके ऊपर हमें एक-दूसरे के खामखा की क्या होता है, खामियाँ नहीं खैर, निकालनी चाहिए। ये जो इकोनॉमी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन गिलानी साहब, जी। जब हम इकोनॉमी का सवाल करते हैं और फॉरेन पॉलिसी का सवाल करते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम मगरिब की तरफ देखते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे, आके हमारी माशी मदद करेंगे। इस खित्ते के अंदर हमारे 2 मेन पार्टनर्स और प्लेयर्स हो सकते हैं। एक तो ज़ाहिर है कि चीन है, और दूसरा जो है वो अ, भारत है। भारत हमारा इमीडिएट नेबर है। भारत के जी। साथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मामलात को दुरुस्त करने का और उसकी बुनियाद पर इकोनॉमी को रिवाइव करने का, लेकिन वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं क्या आपको लगता है, अब ये हम देखते रहे पिछले दिनों में नसीम ज़हरा और हामिद मीर ने जो है इंकशाफ भी किया कि जनरल बाजवा कहते थे कि जी हम तो जंग ही नहीं लड़ सकते भारत के साथ। खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जब तक भारत के अंदर वो हमारी मर्जी के मुताबिक कश्मीर का स्टेटस नहीं होगा, हम तो उनसे बात ही नहीं करेंगे। अगर मौजूदा हुकूमत भारत के साथ मामलात रिवाइव करने की कोशिश करती है, अब जैसे हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं उधर, तो उन पर जो है वो तरह तरह के इल्जामात लग रहे हैं कि ये मुल्क का सौदा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये मसला जो है हमारा और भारत का ताल्लुकात का, ये कैसे हल होगा? मैं बहुत शुक्रिया वैसम, लेकिन मैं इससे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट आपके पहले क्वेश्चन पे बात करना चाह रहा था जो आपने जावेद साहब से पूछा। आपने जो कहा कि इमरान खान का बयानिया धड़ाम से गिर गया इस सारी सूरत-ए-हाल में। मेरा नहीं ख़्याल, मेरा इसमें नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इमरान खान का बयानिया उस वक़्त का ये सूरत-ए-हाल में ज़्यादा खुल के सामने आया और मज़बूत हुआ। वो कैसे, आप देखें, आर्मी लीडरशिप भी बदली है हमारे यहाँ। नवंबर के बाद नए आर्मी चीफ आए हैं जो
कमर जावेद बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ थे, उनकी आप पॉलिसीज के देखें, नो डाउट जो उनकी स्पीच थी एक यहाँ पे उन्होंने यूक्रेन के हवाले से, आपको पता है बड़ी फेमस हुई, कि उसमें उन्होंने वाजे कहा कि हमें यूक्रेन नहीं जाओ, सॉरी रूस नहीं जाना चाहिए था और हमें यूक्रेन के हवाले से सपोर्ट करनी चाहिए थी स्टांस को। फिर उनका एक जो एक सॉफ्ट स्टांस था टुवर्ड्स अमेरिका भी और टुवर्ड्स इंडिया भी, तो वो इस्टेब्लिशमेंट जो पुरानी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके स्टांस के हवाले से एक कॉन्ट्राडिक्शन थी, एक कॉन्फ्लिक्ट था जो जमहूरी हुकूमत थी और जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनका, और वो उस वक्त खुल के सामने आया जब इमरान खान वहाँ पे गए रशिया में, और उसके बाद एक सारी पेचीदगी आपको पता है फॉरेन लेवल पे भी शुरू हुई डिप्लोमेसी के हवाले से। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इमरान खान का बयान ही आज ये हुकूमत दोहरा रही है कि जनाब हमें अपना मुफाद देखना चाहिए, अगर हमें रशिया से अब फायदा मिल रहा है इकोनॉमिकली, चाइना से मिल रहा है तो हम उसको लें, लेकिन इसमें बार बार जो अब उसमें प्रॉब्लम है वो IMF की वो डील भी है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि 2-3 दफ़ा इसहाक डार साहब जो हमारे अभी वजीर खजाना है मिल चुके हैं डोनाल्ड ब्लूम साहब से जो अमेरिका के सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में, और उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं फॉर्मली कि हमें आप IMF के हवाले से हेल्प आउट करें। ये जो लीक आई है उसके बाद मैं इंडिया पे आपके सवाल की तरफ आऊंगा। देखें ये जो केबल लीक हुई है इसकी रिपोर्टिंग हुई है वाशिंगटन से, और वाशिंगटन पोस्ट एक बड़ा अंग्रेजी अखबार है वहाँ का, उन्होंने ये सारी रिपोर्टिंग की है। तो ये एक तरह से मैं इस पे कोई अंदाजे के हवाले से बात कर सकता हूँ कि ये एक तरह से इशारा भी हो सकता है एक बड़े प्लेयर की तरफ से कि अगेन वो शायद पॉइंट आउट कर रहे हो, देखें कि आप हमसे एक तरफ मदद भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक अगेन जिसको वो शायद डबल गेम समझें, पाकिस्तान तो शायद अपना मफाद समझे, वो उसको डबल गेम समझ के कहें कि जनाब असल में आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि इस चीज़ को एक्सपोज किया जाए कि एक तरफ आप हमारे तरले मिन्नत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह सोच रहे हैं, तो एक क्लैरिटी लाएं। तो जब जावेद साहब ने भी की और आप भी कर रहे हैं, पहली बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम समझते हैं कि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए, और हम अपने तमाम सियासी और मुक़्तदर हल्के जो फौजी भी हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि इकानमी और पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी मिले हुए हैं, कि आप खुल के एक बयानिया रखें और उसको आगे लेके चलें ताकि कौम भी आपको सपोर्ट करे और कोई दूसरी कौम दूसरा कंट्री आपको लेबल ना करे। अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा आपके उस सवाल से कि जो अब नई इंतजामिया, नई हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आए हैं, नए आर्मी चीफ आए हैं, उनका अभी तक एक वाजे हमें स्टांस नजर आ रहा है, और उसकी दो वजह हैं। एक तो एक जाहिर है हमारी आर्मी का जो बैकग्राउंड है उसमें हमारे साथ जो इंडिया के साथ एक हमारी एक सो कॉल्ड कहें या हकीकी एनिमिटी कहें जो अभी 75 ईयर्स से चल रही है, उसका एक बयानिया और नैरेटिव लेके चला जाता है, जो कि इसको हम ट्रेडिशनल बयानिया कहते हैं। एक तो वो इसको आगे लेके चल रहे हैं आसिम मुनीर साहब। दूसरा उनका जो ख्याल है, जो आपके यहाँ हमारे एक प्रॉब्लम होती है कि इमरान खान चूंकि इस वक्त सियासी तौर पे मकबूल नज़र आते हैं, उनकी पार्टी जो है उसको उन्होंने थोड़ा सा कमज़ोर करना है सब ने मिलके, तो वो उनके हवाले से एक बयानिया, और फौज चूंकि उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, तो हमारे यहाँ एक गैप जो है वो ब्रिज करने के लिए कि वो एक बयानिया ये इस्तेमाल किया जाता है एंटी इंडिया। तो वो आप एंटी इंडिया और उस हवाले से या कोई ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे आप फौज को एक नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के हवाले से अपनी तरफ माइल कर सकें। मौजूदा तकरीर जो अभी कल परसों की है आर्मी चीफ साहब ने एबटाबाद में काकूल में, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम अवाम और उसके दरमियान पुल का किरदार जो है और गैप है उसको ख़त्म करेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के हवाले से बड़ी खुल के बात की, कश्मीर पे समझौता नहीं होगा, जो ट्रेडिशनल बातें हम आर्मी चीफ से यहाँ पे हमेशा से सुनते आए हैं। तो ये जो इंडियन सेंट्रिक पॉलिसी है जिसकी एक नेशनल डायमेंशन है, डोमेस्टिक डायमेंशन है, एक इंटरनेशनल डायमेंशन है कि हमारा जो ट्रेडिशनल नैरेटिव है उसको लेके चलना है, उसमें हम शायद कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो आपने कहा, अभी आप पहले ये देखें कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे पहले अभी 4-5 दिन पहले ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स की SCO हुई है कॉन्फ्रेंस और समिट इंडिया में, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने शरीक बराह रास्त जाके इन पर्सन शिरकत नहीं की और एक वर्चुअल उनकी अटेंडेंस थी वहाँ पे। उसके कॉन्ट्रेरी ये बात अब एक हाईलाइट होना शुरू हो गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वजीर खारजा, वो बसी थे वजीर खारजा वहाँ जाएंगे गोवा में। गिलानी साहब, उससे पहले ये जो G20 की मीटिंग हुई है और कश्मीर के अंदर हुई है इंडिया में, उसकी इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि हम जिस तरह से चीजों को लेते हैं दुनिया उस तरह से नहीं लेती। सऊदी अरब समेत कई मुसलमान ममालिक, तुर्की और दूसरे ममालिक उसमें शरीक हुए हैं, और किसी ने वो आवाज नहीं उठाई जिसको हमने अपने गले का तौक जो है वो बनाया हुआ है और वो हमें पीछे से खेल रही है।
लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल हम उस रवायती अंदाज में ही अभी तक चल रहे हैं। जब तक देखें हम इस पे एक नेशनल कंसेंसस लाया जाए और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बेशक इसको लीड कर ले, हम तो ये कहते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी ला के एक नैरेटिव बिल्ड करें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ताकि पब्लिक में भी क्लैरिटी हो, बाकी कौमों में भी क्लैरिटी हो कि पाकिस्तान किस तरफ जाना चाहता है। ये जो छुप छुपा के इधर से भी तरला मिन्नत हो रहा है, उधर से भी बातचीत हो रही है, उससे एक कन्फ्यूजन और उससे एक बैड इमेज जो क्रिएट होता है, वो क्रिटिसाइज होता है, उससे बड़ी एक तकलीफ होती है, जाहिर है पाकिस्तानी को भी होती है और बाहर वाले पाकिस्तानियों को भी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसलिए हम होपफुल ज्यादा नहीं है अभी मेरे ख्याल में। मैं आप इसको ब्रेकिंग न्यूज समझें या कुछ भी, या एक तज्जिया समझ लें कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब जो लग रहा है ना कि एक हमें पीपल्स पार्टी से एक उम्मीदें होती हैं, जिस तरह से वो हमेशा से उन्होंने इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप की बात की है, बेहतर तल्लुकात की बात की है, ऐसी उम्मीदें वाबस्ता हमें नजर नहीं आ रही। और ये कोई भी बाइदस क्यास नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे जाएं और वो कोई इंडिया एंटी इंडिया तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन वो इंडिया को एक बड़े अच्छे अंदाज में क्रिटिसाइज करके आए उसकी पॉलिसी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, और हम फिर वही एक स्टेटस को में जाके वापस चले जाएं। और हो सकता है कि कोई बायलैटरल मीटिंग भी ना हो फॉरेन मिनिस्टर्स की वहां पे। वैसे भी ये 12 साल के बाद एक मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर का टूर है, इससे पहले हिना रब्बानी घर ही गई थी। तो एक तो ये जो बड़ा इसको एक क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है शायद पोलिटिकली इंटरनली, लेकिन शायद हो सकता है कि ये एक बड़ा तयशुदा प्रोग्राम हो जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वही बयानियां पेश करके आए जो हमारा ट्रेडिशनल बयानिया है उस समट में, इंडिया के लिए एक पैगाम दे के आए, और फिर दोस्ती की तरफ भी कहेंगे, लेकिन साथ वो उसको कंडीशनलाइज कर देंगे, जिस तरह हमारी हुकूमतें और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पहले करती रही है कि जनाब आप कश्मीर के हवाले से देखें आपने कितना जुल्म किया है, तो उस पर पहले कुछ बात करें फिर हम बैठेंगे। तो इसलिए हम अभी तक वही बात के वो सर्कल्स में जिस तरह आप कहते हैं घूम घूम के हम अभी पॉइंट ऑफ नो जीरो पॉइंट पे खड़े हैं कि आगे हमने कहाँ जाना है, हमारी उसमें क्लैरिटी लानी होगी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि इसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तानियों को होता है, पूरे कंट्री को होता है, और इससे जो इमेज हमारा डिस्टॉर्ट होता है या किया जाता है उसको उसको आई थिंक मद्देनजर रखना चाहिए हमें। जो लेबलिंग होती है उसको देखना चाहिए हमें और उस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सही जावेद साहब, कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से हमारे साथ छोड़ गए थे दरमियान में, अब वापस आ गए हैं। तो जावेद साहब हम तकरीबन इख्तिताम कर रहे हैं। भारत पर हम बात कर रहे थे, अब ये जो जा रहे हैं हमारे वजीर खारजा भारत, उस हवाले से आपको कोई लगता है कि इस दौरे से कोई बेहतर चीज निकलेगी? जी देखें, बिलावल भुट्टो साहब के जाने से रिलेटेड ये बातें आ रही थी कि वो क्यों उतावले हो रहे हैं यहाँ जाने के लिए, और उसको इस तरह से ताबीर किया जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से सर्द मैरी है और फिर भी ये जाने के लिए ख्वाहिशमंद है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये जो इनविटेशन है वो एक मुल्क का दूसरे मुल्क के लिए नहीं है, ये 2-3 मुल्क का आपस में इस तरह से उनको बुलाया जाएगा। और अच्छी बात है, जाना चाहिए और वहाँ रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपना मौक़िफ़ सामने देना चाहिए। और मुल्कों का अगर हम देखें इस तरह से साइड पर बैठ जाना ठीक नहीं होता। जब तक आप जाएंगे नहीं, अपनी बात नहीं करेंगे और न कुछ अपनी जो अपने मुल्क से रिलेटेड या खित्ते से रिलेटेड बात नहीं होगी, वो आपके लिए, आपके मुल्क के लिए बेहतर होगी। नशिस्त खाली छोड़ के आना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बुनियादी बात यह है जो हमें याद रखनी चाहिए कि इन दौरों से शायद फौरी तौर पर कुछ ना निकले, लेकिन कम से कम एंगेजमेंट जरूर होगी, एक बर्फ पिघलेगी और उससे शायद फिर आगे कोई बेहतरी का रास्ता निकले। लेकिन वो तब तक नहीं उसमें से कोई मस्बत पेशरफ्त होगी जब तक हमारे यहाँ एक कंसिस्टेंसी का माहौल नहीं होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, जो हमारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, इनको जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे बाहर नहीं रखा जाएगा, इल्जामात का तबादला जो है वो खत्म नहीं होगा। और उसी से फिर हमें ये भी सबक लेना चाहिए कि हम अपने हमसाये नहीं बदल सकते। हम दुनिया जिस तरफ जा रही है, जहाँ ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, ईरान और सऊदी अरब आपस में अपना कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर रहे हैं, इसराइल के साथ मुस्लिम ममालिक के जो इख्तलाफात थे वो खत्म हो रहे हैं, दुनिया ओपन अप हो रही है एक दूसरे की तरफ। और उसकी तय में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक मफादात नजर आते हैं, क्योंकि इन मुल्कों ने ये सीख लिया है कि लड़ाई में किसी का मफाद नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने में
आप इकोनॉमिकली भी बेनिफिट करते हैं और आपका तासुर दुनिया में भी अच्छा रहता है। हम भी ये सबक जितनी जल्दी सीख लें, हमारे लिए भी बेहतर होगा। आज इतना ही। मेरे दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। कल किसी और मौजू पर किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।